लड़का हो या लड़की, इंसान को जीवन में एक ही बार प्यार होता है। एक से ज्यादा बार अगर किसी को प्यार होता है तो उसे प्यार नहीं बल्कि कुछ और ही कहते हैं। आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना एक ऐसे महिला की है जिसे पहले प्यार होता है, प्यार के बाद वो उसी शख्स से शादी कर लेती है, इसके बाद एक बेटी पैदा लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर से उसे दोबारा प्यार होता है और फिर से वो दोबारा शादी करती है और शादी करने के बाद अब वहां पे एक बेटा जन्म लेता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके प्यार करने की सीमाएं लगातार बढ़ रही थी। उस महिला के जिंदगी में पति तो दो थे, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड, उसके प्रेमी कितने थे, इस बात का अंदाजा उस महिला को भी नहीं था। यूं कहें कि उसकी जिंदगी में मर्दों की लाइन लगी हुई थी और इसी लाइन के वजह से एक कत्ल हो जाता है, और वह भी कत्ल भयानक रूप से। अब अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे इस खबर की पुष्टि होती है, जितने भी लोग थे उस महिला के प्रति, उस घटना को लेकर आश्चर्यचकित थे। सब लोग ये सोच रहे थे कि आखिरकार एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है, और वो भी एक ऐसी महिला जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी थी, और जो महिला नौकरी करती थी, और नौकरी करने के ख्याल से वो जहां जहां जाती उसे हर बार किसी नए लड़के से प्यार हो जाता। दोस्तों, जमाने को सीख देने वाली एक ऐसी घटना जो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि जब तक इस पूरे वीडियो को आप लोग देखेंगे नहीं, घटना की सत्यता से परिचित नहीं हो पाएंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना राजस्थान के खैरथल तिजारा जिला अंतर्गत खैरपुर अहिर थाना क्षेत्र की है। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर जब वहां से एक राहगीर जा रहा था तो उसको एक व्यक्ति दिखता है। बड़े ही संदिग्ध परिस्थिति में वो व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसकी गर्दन कटी हुई थी, लहूलुहान अवस्था में वो वैसे ही पड़ा हुआ था। उसके उस स्थिति को देखकर वो राहगीर पुलिस कंट्रोल रूम फोन लगाता है, और फोन लगाने के बाद कहता है, साहब मैंने एक व्यक्ति को इस अवस्था में पड़े हुए देखा है। वो व्यक्ति पूरी तरीके से लहूलुहान है, अस्त व्यस्त है, पता नहीं चल पा रहा है कि वो व्यक्ति कहां से आया है और कैसे संदिग्ध स्थिति में उसकी लाश वहां पर पड़ी हुई है। 28 जून रात 12 बजे के आसपास के लगभग पुलिस कंट्रोल रूम उस शख्स के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा फोन किया गया था और इसकी सूचना दी गई थी कि इस रोड पर बड़े ही छत बिछत अवस्था में एक लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस कंट्रोल रूम जैसे ही यह सूचना पहुंचती है, वहां से एसएचओ कमलेश कुमार और डीएसपी शिवराज सिंह ये पूरे दल बल के साथ वहां पर पहुंचते हैं और मामले का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और वहां जाने के बाद इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है और कहां से आया है, और इस स्थिति में इसकी बॉडी यहां पर कैसे है। तमाम तरह के सवाल थे, जो सवाल वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को बार बार परेशान कर रहा था, क्योंकि उस व्यक्ति की इस बड़े ही संदिग्ध परिस्थिति में और बड़े ही रहस्यमयी परिस्थिति में वहां पर बॉडी पड़ी हुई। हालांकि प्रथम दृष्टि में उस व्यक्ति को देखने के बाद कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि उस व्यक्ति के साथ मारपीट जैसे किसी घटना को अंजाम दिया गया है। उस व्यक्ति को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि लूटपाट के इरादे से उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया था और इसके बाद उसका गर्दन काट दिया गया था। कुछ इसी तरह की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब पुलिस के लिए सवाल यह था कि वह व्यक्ति आखिरकार कौन है और वहां पे कैसे पहुंचा। तमाम तरह के सवालों का जवाब पुलिस लगातार जांच पड़ताल के माध्यम से पता करने की कोशिश कर रही थी। अब अगला दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम, पुलिस की जितनी भी टीमें थी वहां पे सारी टीम पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद अपना इन्वेस्टिगेशन जोरों पे आरंभ कर देती है। अब जहां पर यह लाश पड़ी हुई थी, उस लाश से 40 या 50 मीटर की दूरी पर एक बिल्कुल न्यू कंडीशन में हेलमेट पड़ा हुआ था। वह हेलमेट कोई आम हेलमेट नहीं था, और जाहिर सी बात है कि जब कोई नया हेलमेट होगा तो उसे कोई इस तरह क्यों फेंक देगा। अब वो हेलमेट को पुलिस अपने कब्जे में लेती है, और जब पुलिस की टीम तलाश करते हुए थोड़ा और आगे बढ़ी तो लगभग 70 मीटर की दूरी पर एक वाहन का नेम प्लेट भी वहां पर मिल जाता है। अब पुलिस उस नेम प्लेट को भी अपने कब्जे में लेती है, और इसके बाद फिर से पुलिस कुछ दूर और चलती है तो लगभग 150 मीटर की दूरी पर एक बिना नंबर प्लेट का स्कूटर मिलता है। अब पुलिस को जो चीजें मिली थी वो हेलमेट,
नेम प्लेट और बिना नेम प्लेट का वाहन स्कूटर, और इन तीनों चीजों के अलावा पुलिस वालों को कुछ भी हाथ नहीं लगा था। अब घटनास्थल से जो भी 3 चीजें मिली थी, उन्हीं चीजों के बेस पर पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है। लेकिन अभी भी उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी कि आखिर वो व्यक्ति कौन है, कहां से है और इस अवस्था में यहां पर क्या कर रहा था, जिस वजह से बड़े ही बेरहमी से उसका रोड के किनारे कत्ल किया गया है। तमाम तरह के सवाल पुलिस के लिए अभी भी एक पहेली बना हुआ था, और उन पहेलियों को सुलझाने का प्रयास लगातार पुलिस की कुशल टीम दिन रात एक करके कर रही थी। अब इसी बीच पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है, और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई, उस व्यक्ति की गला कटने से ही मौत हुई थी। अब आखिरकार पुलिस ने उस स्कूटर के मालिक के बारे में भी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, और जब जानकारी जुटाई गई तो पता चलता है कि वह स्कूटर किसी शशि नामक एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। और जब उस स्कूटर के बारे में जानकारी जुटाई गई, उसका हिस्ट्री निकाला गया, तो ऐसा कहीं से भी कुछ भी नहीं दिखा। न तो उस स्कूटर पे पहले से कोई FIR था और न ही वो स्कूटर चोरी हुई थी। अब आखिरकार पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है जो एड्रेस DTO ऑफिस में उस स्कूटर का दर्ज था। अब पुलिस वहां पर पहुंचती है और एड्रेस होता है हरियाणा के सिरसा जिला अंतर्गत एक गांव। अब उस स्कूटर की मालकिन शशि के बारे में जब पता किया गया तो पता चलता है कि वो शशि उस एड्रेस पर है ही नहीं। जब गहन जांच पड़ताल की गई तो पता चलता है कि कुछ साल पहले उस महिला को एक व्यक्ति से प्यार हो गया था, और प्यार करने के बाद आखिरकार वो महिला उस व्यक्ति से शादी कर लेती है, और शादी करने के बाद एक बेटी पैदा लेती है। उसके बाद साल 2022 में उस महिला को अपने पति से तलाक लेना पड़ता है, और तलाक लेने का जो कारण वो महिला बताती है, उसमें वो कहती है कि अब मुझे किसी और से प्यार हो गया है, इसलिए मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। ये कारण बताती है, और इसके बाद बताने के बाद पहले वाले जो उसके पति थे उससे वो तलाक ले लेती है। और जिस लड़के से शादी की थी, जिसको अपना दूसरा पति बनाई थी, वो उसी गांव का रहने वाला, नाम था उसका इंद्रपाल। वह सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता था। अब उस महिला को इंद्रपाल से प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद वो अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद इंद्रपाल के साथ ही रहने लगती है, उससे शादी कर लेती है, और महिला के उस दूसरे पति से भी एक बेटा पैदा लेता है। अब वो महिला उसी व्यक्ति इंद्रपाल के साथ जीने मरने की कस्में खा लेती है, और अंततः इंद्रपाल उस महिला को लेकर राजस्थान चले जाता है, और राजस्थान के खैरथल तिजारा नामक जगह पर पहुंचकर वहां सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगता है। गांव वालों को बस इतनी ही जानकारी थी। इस जानकारी के अलावा गांव वालों को उसके बारे में और ज्यादा कुछ भी जानकारी नहीं थी। हालांकि जब पुलिस शशि के गांव गई तो अपने साथ मृतक का फोटो भी ले गई थी, और जब वो फोटो वहां ग्रामीण से दिखाया गया और कहा गया कि इस फोटो को आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कि ये कौन है। अब जैसे ही गांव वालों ने उस फोटो को देखा, उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। दरअसल वो फोटो किसी और का नहीं, बल्कि वो फोटो उसी इंद्रपाल का था, जो कि उस महिला के दूसरे पति थे। अब जो भी ग्रामीण थे वो इस बात को सोचने लगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। अब इस पूरे मामलों में वहां के ग्रामीणों का भी इंटरेस्ट जुड़ गया, लोकल थाने का भी इंटरेस्ट जुड़ गया। आखिरकार पूछताछ का क्रम जारी रखते हुए पुलिस ने पहले पति को भी तलाश कर लिया, और जब पहले पति के पास पुलिस जाती है, उसे पूछताछ करती है, तो पहले पति ने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया। वो पुलिस से कहता है कि साहब, शशि ने तो मुझसे साल 2022 में ही तलाक ले लिया है, उसके बाद से मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद मैंने कभी उसके तरफ देखा भी नहीं। अब मैं अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से खुश हूं। हालांकि पुलिस के लिए वो पहला पति एक प्राइम सस्पेक्ट था, पुलिस उसको वहां पे फिलहाल गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन पुलिस की नजर उसके पहले पति पर बराबर थी। अब उस पर्सन से, उस शख्स से, शशि के पहले पति से जितनी भी पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई, वो बड़े ही निर्भीकता से, बड़े ही निष्पक्षता से हर सवालों का जवाब समान तरीके से दे देता है, और कहीं ना कहीं पुलिस वाले उसके इस जवाब से संतुष्ट भी हो जाते हैं। अब पुलिस ने यह पता करने की कोशिश की कि आखिरकार वो महिला रहती कहां थी, तो पता चलता है कि वह महिला राजस्थान के खैरथल तिजारा अंतर्गत भिवाड़ी इलाके में एक किराए के मकान में रहती है। जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि वह महिला 15 दिन पहले ही वहां से गायब हो गई है। 15 दिन से उसका कोई भी अता पता नहीं है। यानी कि 15 दिन से इस तरीके से शशि का गायब होना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस को इस बात से भी डर था
कि कहीं अब महिला भी खतरे में तो नहीं है, कहीं उस महिला के साथ साथ उनके दोनों बच्चे तो खतरे में नहीं है, वो महिला सुरक्षित है या नहीं है। ये मामला सुलझने के बजाय उलझता चला जा रहा था। अब पुलिस का यह पहला प्रयास था कि जल्द से जल्द उस महिला को खोजने का प्रयास किया जाए, क्योंकि उस महिला के साथ साथ दोनों बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। हो सकता है उस महिला के साथ साथ दोनों बच्चे के भी जीवन को खतरा हो। अब पुलिस जिस सोसाइटी में उस महिला की तलाश कर रही थी, उस सोसाइटी का नाम था आनंदा ग्रीन सोसाइटी। अब जांच पड़ताल करने के दौरान, पूछताछ करने के दौरान एक शख्स वहां पे पुलिस से कहता है कि साहब, आप लोग जिसकी तलाश कर रहे हैं, जिस महिला की तलाश कर रहे हैं, वो तो 15 दिन पहले ही यहां से किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो गई है। अब जिस जगह के बारे में उस शख्स के द्वारा बताया गया था, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। पुलिस अपने हिरासत में लेने के बाद उस महिला से पूछताछ करने लगती है और पूछताछ के क्रम में पुलिस वालों के द्वारा यह कहा गया कि आखिरकार तुम यहां आराम से बैठी हो, तुम ड्यूटी भी नहीं जा रही हो और तुम्हारे पति का इस तरीके से कत्ल हो गया है, आखिर बात क्या है। अब पुलिस के इन सारे सवालों का जवाब वो महिला संतोषजनक तरीके से नहीं दे पा रही थी, इधर उधर की बातें कर रही थी, कभी कुछ कहती तो कभी कुछ कहती। अब फिर से एक बार पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट वो महिला भी हो जाती है। अब उस महिला का मोबाइल जब्त करके उसका कॉल डिटेल भी निकाला जाता है। उस महिला के कॉल डिटेल के जो रिकॉर्ड मिले वो सचमुच चौंका देने वाला था। दरअसल उस महिला का कितने मर्दों के साथ अफेयर था, इसकी ही गिनती नहीं हो पा रही थी। वो महिला सिक्योरिटी गार्ड यानी सुरक्षा गार्ड का काम करती थी और वहां पे नाइट ड्यूटी में भी वो संबंधित जगह पर जाती और वहां जाने के बाद वहां मौजूद जो भी लड़के होते, जो भी वहां पे अन्य लोग होते, उनसे भी पहले बातचीत करती थी और बातचीत करते करते फिर जब बातचीत आगे बढ़ता फिर उन लोगों से ये दोस्ती करती और दोस्ती करते हुए ये इतना उन लोगों के नज़दीक हो जाती कि अंततः हवस की भूखी नंगी ये महिला उस शख्स के साथ, उन लड़कों के साथ भी संबंध स्थापित कर लेती। ऐसे ही पहले जिस आनंदा ग्रीन सोसाइटी में ये रहती थी, उसके ऊपर वाले मंजिल पर कुलदीप, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास थी, और दूसरा एक बालाकांत, जिसकी उम्र लगभग 50 और 52 के आसपास रही होगी। ये दोनों एक ही साथ ऊपर वाले मंजिल पर एक ही फ्लैट में रहते थे। अब ये दोनों जैसे ही ऊपर से नीचे उतरते अपने ड्यूटी जाने के दौरान, या फिर जब वो ड्यूटी करके अपने फ्लैट में, अपने कमरे में जाते, अब जाते आते उन पर शशि की नजर पड़ गई और शशि ने उन दोनों को एक साथ फिर से दिल दे दिया। वो दोनों रूम पार्टनर थे, दोस्त थे, साथ ही रहते थे और उन दोनों से एक साथ शशि प्यार कर बैठती है। अब जब मौका मिलता, जब उसका पति इंद्रपाल अपने घर पर नहीं होता, तब वो दोनों लड़के उसके घर में आते और शशि के साथ बारी बारी से संबंध बनाते। अब ये सिलसिला लगातार चलने लगा और जब ये सिलसिला लगातार चलने लगा तो शशि से इंद्रपाल की दूरियां भी बढ़ने लगी, या फिर यूं कहें कि जो शशि थी अब इंद्रपाल से थोड़ा अलग रहने लगी। और अब उसके इस एक्टिविटी को कहीं न कहीं इंद्रपाल भी समझ गया कि जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। जब इंद्रपाल ने पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसके पत्नी का एक दो नहीं बल्कि कई लोगों से अफेयर चल रहा है। अब इंद्रपाल उस पर ध्यान देना शुरू कर देता है, उस पर रोका टोकी शुरू कर देता है। अब उसके इस बात को लेके जो शशि थी अपने पति से ही झगड़ने लगती और ये कहती कि मैं अपने पहले पति को छोड़कर तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके आ गई, तो तुम भी भरोसा करना सीख जाओ। अब इस बात को लेकर दोनों में लगातार क्लेश होने लगा, लगातार बात बढ़ने लगी और एक दिन बिना बताए उन दोनों बच्चों को लेकर शशि वहां से, उस फ्लैट से निकल जाती है और इस काम में उसकी मदद करते हैं उसके दोनों आशिक कुलदीप और बालाकांत। अब उसे वहां से हटकर थोड़ी ही दूर पर एक कमरा उन दोनों के द्वारा दिला दिया जाता है और आखिरकार वो महिला शशि अपने दोनों बच्चों को लेकर उस नए जगह पर रहने लगती है। अब दोनों आशिक कुलदीप और बालाकांत उन्हें जब भी मन करता पूरी आज़ादी से उस महिला के नए वाले फ्लैट पर जाते और वहां जाने के बाद उसके साथ समय व्यतीत करते, उसके साथ संबंध स्थापित करते और इसके बाद फिर बड़े ही आराम से चले आते। वहां उन्हें इस बात का न तो कोई डर था और न ही वहां पे कोई उन्हें रोकने और टोकने वाला था। महिला भी पूरी आजाद थी, वो भी अब चैन की सांस ले रही थी। अब इधर इंद्रपाल अपने पत्नी को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां पे उसने अपने पत्नी को तलाश नहीं किया हो। वह हर जगह तलाश करता है, भूखे प्यासे रहकर, क्योंकि बात सिर्फ उसके पत्नी की ही नहीं थी। पत्नी के साथ साथ दो छोटे और मासूम बच्चे थे और उन बच्चों को देखकर भी
उसे काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर चिंता हो रही थी। जब सारा प्रयास उसका विफल हो जाता है तब वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है और एक दिन कुलदीप और बालाकांत से कहता है कि मेरी पत्नी को ढूंढवाने में मेरी मदद कर दो, हम तुम्हारा ये एहसान आजीवन याद रखेंगे। पता नहीं शशि कैसी है, किस हाल में है, बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, वो हैं भी या फिर नहीं हैं। इतना कहते कहते इंद्रपाल के आंखों में आंसू आ जाता है और वह रोने लगता है। इतना सुनते ही ये दोनों कहते हैं परेशान क्यों होते हो, एक काम करते हैं। तिजारा के पास एक बाबा रहते हैं, उनको बहुत सारी जानकारियां हैं। बाबा को अपनी पत्नी का फोटो दिखाना, पत्नी का नाम बताना, बाबा चुटकी बजाते ही 2 मिनट में तुम्हारी पत्नी को हाजिर कर देंगे। अब जैसे ही यह बात हुआ, घर पर एक स्कूटर था, जो स्कूटर शशि के ही नाम से रजिस्टर्ड था, वो शशि के ही नाम पर था। वो स्कूटर वहां से निकाला जाता है और उस स्कूटर पर तीनों बैठते हैं, बालाकांत, कुलदीप और इंद्रपाल, और तीनों बैठकर तिजारा की ओर निकल जाते हैं। क्योंकि इसको बताया गया था कि वहाँ पर एक बाबा रहते हैं, जब बाबा के पास तुम जाओगे, फोटो दिखाओगे और अपनी पत्नी का नाम बताओगे तो बाबा चुटकी बजाएंगे और चुटकी बजाते ही तुम्हारी पत्नी हाजिर हो जाएगी। लेकिन उसका ये सोचना, उसका ये भरोसा कहीं ना कहीं उसके जान के लिए एक आफत बनने वाली थी। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये यात्रा आखिरी यात्रा हो जाएगी। रात के अंधेरे में लगभग 11 बजे का समय हो गया था। अब ये तीनों उस स्कूटर पर बैठ के जैसे ही लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, रामबास नामक झोपड़ी के आसपास ये लोग पहुंचते हैं। पीछे जो व्यक्ति बैठा था उसने चलते स्कूटर पर ही इंद्रपाल का गला रेत दिया और गला रेतने के बाद इंद्रपाल एक कटे हुए पेड़ की तरह स्कूटर से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही इंद्रपाल नीचे गिरता है, ये दोनों वहाँ से ये सोचकर निकल जाते हैं कि अब भविष्य में कभी हम पकड़े नहीं जाएंगे। लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी पर स्कूटर फेंक आते हैं और जो स्कूटर का नंबर प्लेट था उसको भी हटा देते हैं। जो हेलमेट था उसको भी फेंक दिया गया। हेलमेट की भी पहचान को मिटाने की पूरी तरीके से हर संभव उन दोनों के द्वारा कोशिश की गई, यह सोच कर कि कभी जिंदगी में पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराध करते हुए कुछ ऐसे सबूत छोड़ देता है, उन सबूतों के बल पर ही पुलिस उन तक बड़े ही आसानी से पहुंच जाती है। अब पुलिस 24 से 36 घंटे के अंदर कातिलों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। साथ ही उस महिला शशि की भी गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि वो महिला ही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी। उसी के इशारे पर यह सारा काम हुआ था। अब जब बात आती है इन दोनों बच्चों की जो कि अपने मां के पास थे, अब इनका क्या होगा? उन दोनों बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया जाता है। अब उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। एक महिला ने अलग अलग मर्दों की चाहत में न केवल एक बेटी की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि एक बेटे की भी जिंदगी पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। साथ ही उसने अपने पहले पति को बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया और दूसरे पति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब दो व्यक्ति कुलदीप और बालाकांत, अब शायद उनकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही कटेगी और हो सकता है कि वो महिला बाहर निकल जाए। बाहर निकलने के बाद हो सकता है फिर से नए मर्दों का शौक उस महिला को लग जाए और फिर से एक बार ये कोई बड़ा अपराध कर बैठे। भारतीय न्यायपालिका को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में लोगों को सबक मिल सके, संदेश मिल सके कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अगर आप भला करेंगे तो उसका नतीजा हमेशा भला ही होता है, अगर आप बुरा करेंगे तो हर हाल में उसका परिणाम, उसका अंजाम बुरा ही होता है। उस बुराई के उस परिणाम से आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। और अंत में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि ऐसी महिलाओं को भारतीय कानून और न्यायपालिका की ओर से क्या सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद, फांसी या फिर माफी। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।